हेलो एवरीवन, मैं विशाल सकपाल। इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन द यूपीएससी प्रिपरेशन ये देखने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से डील करने पड़ते हैं। अब प्रिपरेशन में ये हमें पता होना चाहिए कि यूपीएससी करंट अफेयर्स बेसिस क्वेश्चन इतने पूछती क्यों है। तो पहला ये है, इट कवर्स द न्यूज़ रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऑफ ऑल ऑर्गन्स मतलब क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो 3 पिलर बेसिस है। 3 पिलर मतलब कौन सा? लेजिस्लेटिव, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट होती है। और तीसरा होता है जुडिशियरी, जिसमें हमारे कोर्ट्स होते हैं। अब ये जुडिशियरी, तो ऐसे ये 3 पिलर्स है, तो ये एक्चुअल हमारे सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी फंक्शनिंग हमें पता होनी चाहिए। तो यूपीएससी लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट में जो वर्किंग होता है, जो बिल्स होते हैं, ऑर्डिनेंस होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछती है। एग्जीक्यूटिव, जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लॉन्च करती है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछती है। तीसरा ये है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स या इवन कोई ऐसा कोर्ट कि जो नेशनल लेवल पे कोई इशू है उसके बेस में जजमेंट पास करता है, तो उसके बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, इट कवर्स ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कॉमन मैन। अब यहाँ पे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सोशल मतलब क्या, कि सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे विमेन एम्पावरमेंट का चैलेंज है, विमेन इनइक्वालिटी, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि हैंडीकैप या जिसे हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, तो ऐसे लोगों के भी चैलेंजेस होते हैं, तो ये सोशल चैलेंजेस है। स्लम्स का डेवलपमेंट, ये भी सोशल चैलेंज है। पॉलिटिकल चैलेंज, अब पॉलिटिकल इश्यूज क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में इतनी है कि जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है फिर भी उनके एजेंडा नियर बाय सेम ही होते हैं, तो इनकी वजह से भी सोसाइटी में बहुत सारे क्राइसिस या इवन सॉल्यूशंस भी क्रिएट होते हैं। तीसरा है इकोनॉमिक, जिसमें हम देखते हैं कि पॉवर्टी, इवन हमारे यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी है, तो इसके बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तीसरा एस्पेक्ट ये है, इट कवर्स ऑल इंटरनेशनल इश्यूज विद विच नीड टू अंडरस्टैंड फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हमें ये पता होना ज़रूरी है, जैसे अभी करंट इशू ये देखा जा रहा है कि इंडिया और चाइना के जो लद्दाख रीजन में जो इश्यूज हो रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल इशू है। अब इंटरनेशनल इशू कैसे, तो ये इंटरनल इशू या इंडिया चाइना के बिटवीन इशू है, ऐसा मानकर हम बहुत बड़ी गलतफहमी कर बैठेंगे। क्योंकि अभी इसी वजह से हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर क्या सोचती है इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में। इवन इसकी वजह से बहुत सारे आगे जाकर इश्यूज रेज हो सकते हैं, ट्रेड में इश्यूज रेज हो सकते हैं, हमारी डिप्लोमेसी चेंज हो सकती है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। Then next one, it covers multidisciplinary subject like sports, education, environmental। अब ये questions यहाँ से पूछने का यूज़ ये है कि हमारे स्पोर्ट्स के बारे में, इंडिया स्पोर्ट्स के बारे में देखा जाए तो अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। प्लीज़ डोंट माइंड, एज अ बीइंग इंडियन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो इंडियन स्पोर्ट्समैन हैं वो ओलंपिक में इतना अच्छा आज तक परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसे यूएस कर रहा है, चाइना कर रहा है, या मोस्ट ऑफ डेवलप कंट्रीज़ कर रही है। तो इसी वजह से हमारे स्पोर्ट्समैन्स के जो चैलेंजेस है वो भी हमें देखना पड़ता है। हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी कैसे काम करती है वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर यूपीएससी क्लियर करने के बाद बहुत बार ऐसे अथॉरिटीज़ पे आईएएस ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। देन दूसरा है एजुकेशन चैलेंजेस। हमारे देश में एजुकेशन के बहुत सारे चैलेंजेस है, इवन हमारे यहाँ पे एजुकेशन में अभी रिफॉर्म्स भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग इस ऐसे इश्यूज़ पे बात करते हैं। इवन बहुत बार जंगल में आग लगने के इश्यूज़ हम देखते हैं, बट एक्चुअल वहाँ पे हमें अदर प्रोस्पेक्ट को भी टच करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि एनवायरमेंट के चैलेंजेस की वजह से आने वाला फ्यूचर हमारा अनसेफ होता जा रहा है।
देन नेक्स्ट वन, ईयर वाइज क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स। अब हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया है जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में लास्ट 4 ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिटेल दी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप देखते हो तो इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स है। बट यहाँ पे हम करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पे आप देखो 2016 का जो पेपर है, मैं आपको एक एडिशनल बात, मतलब ये सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होती है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि GS1 और GS2 ऐसे 2 पेपर्स होते हैं, जिसमें GS1 में होता है ये पूरे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो 200 मार्क्स के लिए होते हैं, और जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GS1 में कितने 100 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो ये हमें पता होना चाहिए। और GS2 जो CSAT पेपर होता है, और इस CSAT पेपर में ये भी 200 मार्क्स का होता है, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80 क्वेश्चंस होते हैं। अब यूपीएससी ने यहाँ पे GS2 जो पेपर है, CSAT पेपर है, वो यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर कर दिया है। मतलब आपको सिर्फ 33% मार्क्स इस 200 में से लाने हैं, तो आप GS2 क्लियर कर चुके हो। बट अब पूरा कंपटीशन जो आता है वो GS1 पे आता है, जिसकी वजह से हमें पता होना चाहिए ये 100 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। 2016 में देखते हैं तो ये पूरे क्वेश्चन पेपर में देखो 27 क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किससे है, करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। 2017 में 34 क्वेश्चन, 2018 में 28 क्वेश्चन, 2019 में 22 क्वेश्चन। मतलब ओवरऑल पेपर आप देखते हो तो बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन के कंपैरिजन में यहाँ पे 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 28 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स मतलब क्या, तो इन्हीं सब्जेक्ट रिलेटेड भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं। करंट अफेयर्स मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स ऐसा कोई आगे अलग सब्जेक्ट नहीं होता, तो इन्हीं सब्जेक्ट रिलेटेड क्या हो सकता है, कोई करंट इशू, मतलब इकोनॉमी में कोई करंट सिनेरियो हुआ है, हिस्ट्री में कुछ पीछे हुआ था बट उसके बारे में अभी कंट्रोवर्सी रेज हुई है। जैसे आप देखते हो कि पद्मावती मूवी के बारे में कंट्रोवर्सी रेज हुई थी, तो यूपीएससी अब पद्मावती संजय लीला भंसाली की मूवी की स्टोरी तो नहीं पूछेगी, आपको पद्मावत या राजस्थान का जो मारवाड़ जो प्रोविंस है तो उनके बारे में हिस्ट्री कुछ पूछ सकती है। इवन ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अर्थक्वेक और ऐसे, तो उसके बारे में करंट अफेयर्स में कोई हुआ है क्या, पॉलिटी में, साइंस टेक में, एनवायरनमेंट में, ऐसे। तो मतलब इन सब्जेक्ट को यहाँ पे कॉम्प्रेहेंसिवली डील किया जाता है करंट अफेयर्स में। तो इसी वजह से ये चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस इन प्रीलिम। अब प्रीलिम में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस कितना है। कंसिडरिंग द प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड ऑफ यूपीएससी प्रीलिम इंक्रीजिंग द वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स, जो हमने पीछे के चार्ट में देखा कि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। इवन स्टैटिक पार्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है, मतलब इकोनॉमी में कोई इशू हुआ है अभी करंट में, तो उसके बारे में आपको प्रीवियस, मतलब जो उसका स्टैटिक पार्ट है वो भी उससे रिलेट किया जाता है। अब यूपीएससी का जो प्रीलिम में जो फेवरेट जो स्टैंड होता है या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। अब गवर्नमेंट स्कीम्स मतलब ऐसा नहीं कि आप 2020 की प्रीलिम दे रहे हो तो 2018 या 19 के ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2019 में कोई स्कीम लॉन्च हुई है और ऐसे ही रिलेटेड किसी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रीवियसली वो स्कीम लॉन्च की थी या उसके नियर अबाउट वैसे स्कीम थी, तो यूपीएससी माइट बी उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इसी वजह से आपको करंट में प्रिपेयर करते करते आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो नहीं है, ऐसी कोई जो स्कीम है वैसे पहले किसी गवर्नमेंट ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाई, तो ये देखना पड़ेगा। दूसरा है गवर्नमेंट एक्ट्स, अमेंडमेंट और ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे ये पार्लियामेंट के जो एक्ट्स होते हैं, इवन नए नए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो उसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देन नेक्स्ट वन इंटरनेशनल मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशंस। अब जैसे आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, इवन एससीओ है, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार ऐसे हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ना हो, बट उसके डिसीजन की वजह से इंडिया के रिलेशंस पे या इवन इंडिया के ट्रेड पॉलिसीज पे कोई चैलेंजेस आ सकते हैं या कोई चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट वन, जोग्राफिकल लोकेशंस, ट्राइब्स विच आर इन न्यूज़। बहुत बार कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि अब ये देखते हैं सीरिया का इशू चल रहा है, टर्की में कोई इशू चल रहा है, तो वहाँ की जो सिटी का जो न्यूज़ में बार बार नाम आता है, तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी कंट्री में है। देन ट्राइब्स, अब बहुत बार ट्राइब्स क्या है कि आसाम के ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब, इवन स्टेट वाइज डिफरेंट स्टेट्स में जो अलग अलग ट्राइब्स है, तो उनका भी यहाँ पे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। देन हम आगे देखते हैं प्रीलिम 2019 का एक क्वेश्चन देखते हैं, सैम्पल क्वेश्चन की, जहाँ पे हम वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रीलिम के पहले ही क्या हुआ था, कुछ महीने पहले 2019 का वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिलीज हुआ था। ये इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई भी देश अपने देश में बिजनेस एक्सपांड करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, उसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्रीलिम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हमें पता है, बट यहाँ पे जो इस बार 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। उन्होंने क्या पूछा, तो इसमें नॉट सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब इसमें 10 इंडेक्स होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं, सब इंडेक्स होते हैं, तो उसमें से जो है, तो ये 10 में से कौन सा यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन में कौन सा नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आंसर में क्या है, मेंटेनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब जैसे पेइंग टैक्सेस, पेइंग टैक्सेस के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे है। देन रजिस्टरिंग द प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे रजिस्टरिंग द प्रॉपर्टी ये भी है। डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट्स, अब यहाँ पे ये भी है, मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन पूछा है नॉट अ सब इंडेक्स, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देन इंपॉर्टेंस इन मेंस, अब इंपॉर्टेंस इन मेंस, अब आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी की जो मेंस होती है, उस मेंस में नियर अबाउट हमें बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने पड़ते हैं, जिसमें GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे 4 पेपर्स, एज वेल एज आपके ऑप्शनल के 2 पेपर्स ऐसे होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो पहला पेपर होता है, उस पहले पेपर के एक ये होता है ऐसे पेपर, तो हमें ऐसे पेपर के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे जो होता है 250 मार्क्स का, इसमें 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं। एक ऐसे 125 मार्क्स के लिए होता है, 125 मार्क्स के लिए ऐसे लिखना, मतलब आप यूपीएससी को ये मत समझना मैंने स्कूल में बहुत सारे ऐसेज लिखे हैं तो मैं यहाँ पे भी चैंपियन कर जाऊंगा, क्योंकि स्कूल में हमें 10 या 15 मार्क्स के लिए ऐसे लिखना पड़ता है, यूपीएससी हमें 125 मार्क्स के लिए ऐसे पूछ रही है। और यूपीएससी जब आपका यूपीएससी का एग्जामिनर जब ऐसे चेक करेगा, तो वो एज अ कैंडिडेट चेक नहीं करेगा, तो एज अ IAS कि आप आगे जाकर एक फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, तो आप देश को या समाज को किस तरीके से देखते हो, ये नज़रिए से वो पेपर चेक करने वाला है। पहला है विजडम फाइंड्स ट्रूथ। अब ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है। देन वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी व्हाट टू बी। अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए हमारे लिए कि बहुत बार ऐसे सोसाइटी में कुछ इश्यूज होते हैं जो ह्यूमैनिटी को क्राइसिस में लाते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आपको उस साल में या 2 साल में या आपका कोई करंट या आपके रीजनल एरिया में कोई ऐसा ह्यूमैनिटी क्राइसिस के बारे में कोई क्वेश्चन आपने देखा होगा। जैसे बहुत बार ये देखते हैं कि सोसाइटी में लोग भूखे सो रहे हैं, फिर भी बाकी लोग जो अच्छे क्लास में हैं वो लोग उनके बारे में केयर नहीं करते, तो यहाँ पे वो ह्यूमैनिटी रिलेटेड पॉइंट हो सकता है। देन बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरी
बेस्ट फॉर द सोसाइटी। अब यहाँ पे किसी के लिए, एक पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए कोई बेस्ट है तो वो पूरे सोसाइटी के लिए बेस्ट हो सकता है, ऐसे नहीं है। मतलब जैसे कि आपकी कोई आदत है, वो आपकी आदत आपके पूरे फैमिली पे आप इम्पोज करना चाहते हो तो वहाँ पे वो बहुत बार मुश्किल होता है। तो हम सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे बहुत ब्रॉड होगा। किसी एक मिनिस्टर या किसी एक पर्सनैलिटी पूरे इंडिया पे या वर्ल्ड पे इम्पोज करने जाए तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत बार हम महात्मा गांधी के बारे में भी बात करते हैं तो महात्मा गांधी का अहिंसा प्रिंसिपल, जिस जिस प्रिंसिपल को कभी कभी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कभी कभी उसकी साइड ली जाती है, मतलब वो एक प्रिंसिपल पूरे सोसाइटी पे इम्पोज करना मुश्किल हो सकता है। तो आपको ऐसे इश्यूज आपको पता होना चाहिए। करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। अब ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मतलब करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन, ओके। अब जैसे कि कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए आपको करेज होना चाहिए, डेडिकेशन टू इम्प्रूव। अब ये जो है वो सक्सेस के दो कीज़ है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। द नेक्स्ट वन, अब द नेक्स्ट वन सेक्शन बी, मतलब 125 मार्क्स के लिए पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन 125 के लिए। तो यहाँ पे साउथ एशियन सोसाइटीज़ आर ओवन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर्स एंड प्लूरल आइडेंटिटीज़। अब ये क्वेश्चन क्या है, तो साउथ एशियन सोसाइटीज़ मतलब क्या, तो उसमें अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज़ है इनका सारा ग्रुप है। लगभग ये 7 से 8 कंट्रीज़ है। तो यहाँ पे हमने आज मॉडर्न लेवल पे तो इनको बाउंड्री वाइज सेपरेट कर दिया, बट आप हिस्टोरिकली देखते हो तो बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे नियर अबाउट सेम हैं। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बार ये माइग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस रेज होते हैं। जैसे म्यांमार के जो लोग हैं रोहिंग्याज, उन्होंने मास माइग्रेशन किया था बांग्लादेश में, तो उस दौरान कि ये हमारे कंट्री के है या नहीं है, तो उस दौरान ये क्वेश्चन रेज होते हैं। तो आज के लिए ये मॉडर्न लाइफ में हमने बाउंड्रीज बनाई है, बट एक्चुअल हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये आइडेंटिटीज़ बहुत सारे सेम होती है। निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अब ये क्वेश्चन पूछा जाने का रीज़न ये है, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान भारत, जो हमारी जो स्कीम आयुष्मान भारत, ये स्कीम हमारे हेल्थ रिलेटेड बहुत एम्बिशियस प्लान है कि जिसमें लगभग हमने 10 करोड़ फैमिलीज़ के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। लगभग हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 50 करोड़ या नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन हमारी कवर हो जाएगी। तो ऐसा एम्बिशियस प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर रीजन फॉर बैकवर्डनेस। तो ये इशू हमें पता होना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या स्कूल्स देखो तो उस दौरान आपको पता चल जाएगा कि उनकी हालत क्या है और कैसे हम इंडिया को एक सुपर पावर की तरफ लेकर जाएंगे। बायस्ड मीडिया इज़ अ रियल थ्रेट टू द इंडियन डेमोक्रेसी। अब ये तो आपको पता ही है कि मीडिया को क्या क्या बोला जाता है और मीडिया कैसे कैसे न्यूज़ बनाती है, जो मतलब बहुत बार पॉलिटिशियंस रिलेटेड होती है या उनके फेवर की ही बातें करती है। तो उस दौरान भी वो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। द नेक्स्ट वन, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ये जॉबलेस फ्यूचर बनाएगा या हमें रीस्किलिंग या अपस्किलिंग के लिए मदद करेगा, ये क्वेश्चन है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट क्या किया जाता था, मल्टीपल टाइम लिखा जाता था, उसके बाद उसकी कॉपीज़ बनती थी। देन उसके बाद क्या आया कि हम जेरोक्स मशीन देखते हैं। अब जेरोक्स मशीन आने के बाद लिखने वालों का तो जॉब चला गया, बट इसमें ये हो सकता है कि हमारा टाइम तो बच गया। उस टाइम में हमने कुछ और पोटेंशियल हमारे बढ़ने के लिए भी मदद हो सकती है। तो यहाँ पे उसी एंगल में क्वेश्चन पूछा गया है कि आने वाला ये जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी वजह से जॉब की सिक्योरिटी मतलब खतरे में आएगी क्या, या हम और रीस्किल या अपस्किल हो जाएंगे, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो अब हम मेंस का हम अदर जो जीएस पेपर्स है उनके बारे में हम देखेंगे। अब जीएस 1 पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एम्पावरिंग वीमेन इज़ द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पे ये ज़रूरी क्यों है, एम्पावरिंग वीमेन, ठीक है, इज़ की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ऐसा क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये है जीएस 1 में, तो वहाँ पे विमेन को बहुत सारे मतलब जैसे कि उनको जॉब सिक्योरिटी हो जाए तो बहुत बार वो क्या करेगी
कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा इनिशिएटिव ले सकती है। मतलब जो वर्किंग वीमेन है तो वो ज़्यादा बच्चे से अच्छा कि कम बच्चों को अच्छे तरीके से वेल ट्रेन किया जा सकता है, ये उसके अच्छे फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे हमें पता होता है। देन GS2 में क्वेश्चन पूछा गया था, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर, इट कैनॉट बी एनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। In light of the statement, explain whether the parliament under the article 368 of the constitution can destroy the basic structure of the constitution। अब ये क्वेश्चन पूछा जाने का रीज़न आपको पता होगा, लास्ट ईयर मतलब CAA जो है, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोल सकते हैं, तो उसके बारे में ये पूछा गया है। तो 368 के थ्रू हमने सिटीजनशिप के बारे में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। तो वहाँ पे ये पूछा गया है कि 368 जिसके द्वारा हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे हैं, या उसकी वजह से कोई चैलेंजेस तो नहीं क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ पे वो आपके व्यूज़ जानना चाहेंगे। देन GS पेपर 3, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट। अब ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये था कि 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शंस के बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन्होंने एक नई मिनिस्ट्री ऐड कर दी थी, उसका नाम था जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो इसी वजह से नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट का इंक्रीजिंग, मतलब उसका रोल क्या है इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर स्ट्रेस एरियाज। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं करंट रिलेटेड। समझ में आ रहा है मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे कि करंट रिलेटेड कैसे डायमेंशंस पूछे जाते हैं। GS पेपर 4, तो यहाँ पे ये जो पेपर है वो एथिक्स के बारे में पेपर है। तो हमें पता है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट इज फॉर्म ऑफ करप्शन। अब हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे सर्वेंट्स जो होते हैं वो नंबर डे बाय डे कम होता जा रहा है, ये भी हमारे लिए चैलेंज है। मतलब यहाँ पे कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है वो ड्यूटी नहीं करेगा तो करप्शन का फॉर्म है, ठीक है। डू यू एग्री विद दिस व्यू, आप इससे सहमत हो क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट हम आगे जाते हैं, तो इंटरव्यूज़ में इसका इम्पोर्टेंस कितना है। करंट कंट्रोवर्सीज, जैसे कोई राम मंदिर के बारे में कोई इशू रेज होता है, जैसे ट्रिपल तलाक के बारे में कोई इशू रेज होता है, या अदर इश्यूज जैसे शबरीमाला मंदिर के बारे में इशू रेज होता है, कोई एनवायरनमेंट के चैलेंजेस होते हैं जैसे लद्दाख का इशू है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार कंट्रोवर्सीज पूछी जाती है। विथ द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, मैगजीन, यू कैन डेवलप योर ओन बैलेंस व्यू विदाउट, यहाँ पे बैलेंस व्यू बताया है, मतलब यहाँ पे बायस नहीं होना है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई डिसीजन के फेवर में नहीं जा सकते, आपको पॉजिटिव, निगेटिव और कंक्लूजन के बेसिस में आपको इंटरव्यू में बताना पड़ेगा। वहाँ पे ये बताकर नहीं तो कोई एक्ट कैसे सही है तो वो गलत कैसे है, क्योंकि उसमें कुछ तो खामियां थी, कमियां थी, इसी वजह से सोसाइटी में प्रोटेस्ट या रिवॉल्ट हुआ था। तो इसी वजह से आपको उसका भी नज़रिया वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उसी को कहेंगे बैलेंस्ड व्यू, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, हाउ टू मैनेज करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस। करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेस है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट्स। आइडेंटिफाई वन फिक्स सोर्स ऑफ ईच, मतलब एक कोई भी न्यूज़पेपर अच्छा होना चाहिए आपके पास। देन मैगजीन, कोई भी मार्केट में बहुत सारे मैगजीन्स मिलते हैं, तो वो मैगजीन्स के बारे में भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। वेबसाइट्स होती है, नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स, तो वेबसाइट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से सारे वेबसाइट्स पे ध्यान देते रहोगे तो प्रिपरेशन बाजू रहेगा और उसमें ही उलझ जाओगे। तो यहाँ पे वेबसाइट्स को भी लिमिटेड करना है, 2-4 वेबसाइट्स को ही आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके उसमें से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देन फॉलो दो सोर्सेस रेगुलरली, उनको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। फोकस ऑन मोर रिवीजन, मतलब आपने एक मंथ में जितना पढ़ा हुआ है उसके एंड में, मंथ के एंड में उसका रिवीजन होना ज़रूरी है। पूरे साल का रिवीजन करना एक साथ इम्पॉसिबल हो जाता है, इसी वजह से प्रिपरेशन का ये तरीका बहुत स्टैंडर्ड हो जाएगा, मंथली रिवीजन होना ज़रूरी है। देन मेंटेन बिटवीन द स्टैटिक एंड करंट पार्ट, जिस पे हमने बात की है कि करंट और स्टैटिक पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। जैसे कोई हम बात करें कि रिजर्व बैंक के बारे में, अब रिजर्व बैंक तो बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, बट उसके रिलेटेड कोई इशू अभी करंट में रेज होता है
तो ये हमें पता होना चाहिए स्टैटिक और करंट में क्या होगा। देन नेक्स्ट वन, हम यहाँ पे अब लास्टली देखते हैं कि एनी वन न्यूज़पेपर, अब कैसे स्टैंडर्ड सोर्सेस क्या हो सकते हैं। सो न्यूज़पेपर के लिए द हिंदू बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है, ये पढ़ सकते हो। द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स है। बट आपको न्यूज़पेपर चूज़ करने से पहले किसी एक पर्सनैलिटी या कोई एक स्टूडेंट बोल रहा है, कोई फ्रेंड बोल रहा है, तो उसके फेवर में ना जाते हुए आपको उसके एक्सपर्ट या उसके बारे में जानने वाले लोगों से आपको समझना पड़ेगा कि ये न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है और किस तरीके से इससे प्रिपेयर करना है। द नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे एनी वेबसाइट, जैसे वेबसाइट कोई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PRS इंडिया, तो ऐसे नंबर ऑफ वेबसाइट्स है, तो उन वेबसाइट्स को भी अच्छे से फॉलो करना ज़रूरी है। PRS इंडिया से आपको बहुत सारे नए नए अमेंडमेंट्स और एक्ट्स या ऑर्डिनेंस के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आपको न्यूज़ डिटेल में मिलेगी, मतलब जैसे कि आज तक, जी न्यूज़, ये चैनल जो है वो कमर्शियल चैनल्स है, बट यहाँ पे क्या है कि ये गवर्नमेंट है, तो इसी वजह से यहाँ पे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन मोर ऑथेंटिक होगी दैन दोज चैनल्स। अब इसके आगे राज्यसभा चैनल, जिसके बारे में बहुत सारे व्यूज़ होते हैं कि राज्यसभा चैनल डिस्कशन, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात करते हैं किसी भी करंट सिनेरियो पे, तो वो डिस्कशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। देन ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको DD मतलब जैसे कि आपको आकाशवाणी जैसे चैनल्स है, उनके बारे में आपको वो न्यूज़ 10 या 15 मिनट के लिए होते हैं वो, बट आपको अभी बहुत सारे इस पे यूट्यूब्स पे या इवन इसके ऑडियोज़ भी मिल जाएंगे AIR न्यूज़ के, इवन ऐप भी है बहुत सारे, तो इसके थ्रू आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड लास्ट वन, एनालिसिस फॉर दी इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये क्या होता है कि कोई इशू हुआ है तो उसके बारे में आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डिटेल में हुई होनी चाहिए, कि जिसको आप मेंस में भी लिख सकते हो, इवन इंटरव्यूज़ में डिस्कस कर सकते हो, इवन प्रीलिम में भी बहुत सारे फैक्ट्स पता हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस जो है वो बताने की कोशिश की है। तो आपको इस न्यूज़ के बारे में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है ये मैंने बताया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कि जिसकी वजह से आपको ये ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आने वाले दिनों में मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।